ये क्लियर हो गया आपको एसआई के लिए। और अगर जो हमें एमवी पता है तो वी कैन फाइंड आउट द इजिली कि हमें अगर जो हमें अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए कि हमें सीसी को, अगर जो हमें सीसी नोन है, मान लेते हैं कि हमें जो कॉफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन जो है सीसी अगर जो हमें नोन है, तो सीसी के लिए सबसे पहले हमें क्या पता है कि एक चीज तो हमें ये अभी भी क्लियर है कि अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट डिवाइडेड बाय जो हमारे पास इनिशियल सेटलमेंट है, इनिशियल थिकनेस है ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एच नॉट। और वो किसके बराबर है, अभी हमने बताया कि चेंज इन द वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय द 1 प्लस जो हमारे पास इनिशियल वॉइड रेशियो था। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, जब सीसी की मैं बात करता हूं तो सीसी मुझे पता है कि वो क्या होता है। सीसी क्या होता है कि चेंज इन द वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय द लॉग सिग्मा, या फिर हम पहले क्या बोलते थे सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अगर जो सिग्मा 1 अपॉन द इफेक्टिव सिग्मा इनिशियल बोले तो हम इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीसी को। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सीसी हो गया। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे हम चेंज इन द वॉइड रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेमी लॉग ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो हमारे को एक स्ट्रेट लाइन बनती है और उसकी जो स्लोप होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सीसी। क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे को सीसी भी फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं ये लॉग मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियली, ये डिवाइडेड बाय लॉग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस 1, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस 1 डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल। इस तरह से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो मुझे एक चीज क्या पता है, यहाँ से मैं अगर इसको रीअरेंज करूं तो आई कैन राइट कि चेंज यहाँ पे अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल थिकनेस ऑफ अ कंप्रेसिबल लेयर विल बी इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन अ वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द लॉग इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म क्या है, ये वाली फॉर्म है सीसी की। आपको मैंने ये चीज अभी बताई है यहाँ पे कि ये वाली फॉर्म क्या है, सीसी की है। तो इसको मैं ओवरऑल को क्या लिख सकता हूँ, सीसी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। बाकी जो हमारे पास बच गया उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई नॉट मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला टर्म क्या हो गया हमारे पास, लॉग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस 1 डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल। क्लियर हो गया। तो अब इस ओवरऑल वैल्यू को अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगी हमारे पास कि जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एच नॉट मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया सीसी डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई नॉट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस 1 इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल। ठीक है ना। तो हम अगर जो सीसी हमें नोन होगा तो सीसी अगर जो हमें नोन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोनों चीजें। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीसी की और जो ई नॉट की, तो ये सीसी और ई नॉट हमें कहां से मिलेगा, सीसी और ई नॉट की वैल्यू हमें वो गिवन करेगा, बिकॉज ये जो वैल्यू आती है ये कहां से आती है, लैब से आती है। ये क्या आती है वैल्यू हमारे पास, लैब से आती है। कोई भी सॉइल होगी तो सॉइल के लिए हम इनिशियली क्या ड्रॉ करेंगे, चेंज इन अवॉइड रेशियो करेंगे और सेमी लॉग में ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई नॉट और सीसी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया। एक और चीज देखो, जो हमारे पास ये क्या है, दिस इज द ये वाली चीज क्या है हमारे पास, इट इज द फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस। तो फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस अगर मुझे पता का लगाना है या फिर पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी इनिशियल स्ट्रेस होगा उसमें मैं एडिशन कर दूंगा किसका, जो भी चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि मेरे पास ये क्या है, दिस इज द इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस मींस टू से जो पहले से ही हमारी सॉइल के ऊपर लोड लग रहा था वो है हमारे पास इनिशियल स्ट्रेस। ठीक है, आपने क्या कर दिया, कुछ लोड लगा दिया, अब उस लोड की वजह से जो चेंज आया इफेक्टिव स्ट्रेस में वो क्या है हमारे पास, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो इन दोनों को अगर मुझे कंप्यूट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो भी इनिशियल जो भी हमारे पास टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस है उन दोनों को अगर मैं एडिशन कर दूं तो मेरे पास फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा। तो यही चीज को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि जैसे कि मैंने यहां पे बताया डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूं मैं कि डेल्टा एच जो है दैट इज इक्वल्स टू एच नॉट मल्टीप्लाई बाय सीसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी नॉट। क्लियर हो गया। ये जो हमारे पास क्या है, इट इज द फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस वो किसके बराबर है, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर है, जो पहले हमारे पास इनिशियली था सॉइल के ऊपर लगने वाला इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस जो चेंज आया इफेक्टिव स्ट्रेस में, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर हो गया, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये पूरा फॉर्मूला चेंज कैसे हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय लॉग यहां पे क्या आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डैश से रिप्रेजेंट करो या बार से रिप्रेजेंट करो एक ही मतलब होता है, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस था। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये इसलिए हमको ये वाला, इसमें आप 3-4 जितने भी आपने स्टार्स लगाने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, बिकॉज वी नो दैट कि जो सीसी होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मुला।
क्लियर हो गया। जैसे हमें आपको पता है कि एनसी स्टेज होगा तो हमें यूज क्या करना है, सीसी यूज करना है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल ओसी स्टेट में, तो ओसी स्टेट में जब तक रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सीआर का इस्तेमाल होता है। जैसे ही ओसी के बाद वो एनसी में चला जाएगा यानी स्टेट लाइन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा सीसी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। अब मैं वो भी चीज बताऊंगा जो मैंने आपको पहले बोला था कि आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। इसकी नोटेशन यहाँ पे मैंने लिखी कि दिस इज द इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, सो द एक्स्ट्रा, सो क्या है हमारे पास, फाउंडेशन की लोड की वजह से जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप हुआ है दैट इज बीइंग नोन एज अ चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, और फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया, दोनों चीजें समझ में आएगी, है ना। और फॉर्मुला भी आपको पता लगेगा कि क्या है ये फॉर्मुला, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, यहाँ पे भी इफेक्टिव स्ट्रेस का वो लगा देना। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या है हमारे को, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें वी नो दैट, देखो जो सीसी है ना, सीसी है और जो ई नॉट है, ये तो हमारे को लैब से आते हैं। क्या आते हैं, जो हमारे सीसी है और जो ई नॉट है वो हमारे को क्या से आते हैं, लैब से आते हैं। लेकिन हमें डिटरमाइन करना पड़ता है क्या, एक तो चेंज इन इफेक्टिव से डिटरमाइन करना पड़ता है और इनिशियल थिकनेस को हमारे डिटरमाइन करना पड़ता है। एक तो इनिशियल थिकनेस होगी, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए क्या होते हैं, कोई मेथड होते हैं। अब इन मेथड को देखेंगे, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उनको हम फॉलो करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर साइड के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है हमारे को, सीसी और जो सीआर है उनका इस्तेमाल करना, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है ना, हमारे पास एक लेयर की थिकनेस है दे रखी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेयर की थिकनेस दे रखी है, यानी जो क्ले है या फिर सैंड है उसकी थिकनेस हमारे को दे रखी है। मान लेते हैं एच जो है वो थिकनेस है, और वो थिकनेस कितनी दे दी है, 4 मीटर दे दिया। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। इनिशियल वॉइड रेशियो यानी ई नॉट की वैल्यू 0.90 दे रखी है, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल है, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस जो इनिशियल है उसकी वैल्यू भी दे रखी है। मान लेते हैं 80 किलो पास्कल उसकी वैल्यू दे रखी है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और प्री कंसोलिडेशन प्रेशर की भी वैल्यू दे रखी है। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर क्या हो गया, जो मैक्सिमम प्रेशर है किसी भी सॉइल में पहले से लगा हुआ, ठीक है ना। या तो आप इससे रिप्रेजेंट करो, दैट इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, मान लेते हैं कि वो 120 किलो पास्कल के बराबर है, 120 किलो पास्कल के बराबर है, ठीक है ना। ये कहां से मिला हमको, कैसे ग्राइंडर से मिला है। अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रेस हमको पता लग गया। मान लेते हैं कि जो अप्लाइड एडिशनल स्ट्रेस है, अप्लाइड एडिशनल स्ट्रेस जो है, अप्लाई एडिशनल स्ट्रेस जो है वो एडिशनल स्ट्रेस कितना दे रखा है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल, ठीक है ना। ये हमारे को चीज पहले ही मिल दी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 100 किलो पास्कल ये हो गया। तो जो हमारा फाइनल होगा वो फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा हमको प्लस करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया ना आपको किस तरह से करना है। जो हमारा चेंज इफेक्टिव स्ट्रेस होता है तो फाइनल क्या होता है, जो भी इनिशियल होगा, इनिशियल में ऐड करना पड़ेगा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, वो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा फाइनल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सिग्मा फाइनल निकाल सकते हैं। तो सिग्मा फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लेते हैं कि हमने इससे रिप्रेजेंट किया फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस को, ठीक है ना। फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 180 किलो पास्कल हो जाएगा ना, 180 किलो पास्कल हो जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस आया है वो क्या है, वो सबसे पहली बात वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो भी हमारे पास क्या है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है उससे ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर है किससे, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर से। क्लियर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां पे क्या हुआ होगा, हमारी कोई ओसी स्टेट से कहां को क्या होगा, वर्जन कंप्रेशन वीसीसी में क्या होगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। जब भी एनसी स्टेट आता है तो एनसी स्टेट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीसी का इस्तेमाल करते हैं, और ओसी स्टेट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीआर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 180 किलो पास्कल आया ना, ये दो चीजों में डिवाइड हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि जो भी हमारे पास चेंज आया 100 किलो पास्कल का, एक तो उसमें डिवाइड हो सकता है। दूसरा, जब हमारा क्या है 80 किलो पास्कल है ना, तो क्या होगा, जैसे 80 हो गया, फिर 120 हो गया, है ना, फिर 100 हो गया, फिर 120 हो गया, और जो फाइनल है वो कितना, 180 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इफेक्टिव स्ट्रेस को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फाइनल वाला डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास इनिशियली था। आपको पता लगना चाहिए कि ओसी से सीसी में कब वो कन्वर्ट हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल थिकनेस के लिए, क्योंकि हमारे को क्या करना पड़ेगा, जब तक वो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 100 से नीचे होगा, हमारे को जब 120 से जब तक वो नीचे होगा, तो 120 से लेकर नीचे तक मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सीआर का यूज करना पड़ेगा। जैसे ही वो 120 से ऊपर आया, मुझे सीसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतनी चीज तो क्लियर है ना आपको कि सीआर सीसी में क्या अंतर है। अगर जो वो चीज नहीं मालूम है ना, तो फिर मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। सीआर मींस टू से कि सॉइल पहले से बहुत ज्यादा क्या हुई है, प्रेशराइज्ड हुई है। मान लेते हैं 7 फ्लोर का क्या है, उसमें पहले से बिल्डिंग बनी है। अब प्रेजेंट में क्या लोड है वो हमारे को पता होना चाहिए। पास्ट में तो पता लग गया, पास्ट में ही है, प्रेजेंट में कितना है वो। अब पास्ट से ऊपर कब जाएगा, पास्ट से ऊपर तब जाएगा जब मैं 8वां फ्लोर बनाऊंगा, है ना। जब मैं 8 फ्लोर बनाऊंगा तो वो उससे ऊपर जाएगा, तो उससे ऊपर जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल हो जाएगा। तो वही फाइनल है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिग्मा पी से ऊपर है ना, सिग्मा पी से क्या है, ये ऊपर है। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को सबसे पहले सीआर का इस्तेमाल करना है। मान लेते हैं कि जो हमारे पास सीआर है, सीआर की वैल्यू हमारे को दे दी है 0.05 दे दी है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही दे दी है। और सीसी की वैल्यू हमारे को दे दी है 0.40। अब ये लैब से आती है तो ये वैल्यूज आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमारे को क्या पता है कि वी नो दैट कि सिंस, हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कितना है, 180 है। वो कितना है, वो बड़ा है किससे, हमारा जो भी प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है वो कैसे करने मेथड से आता है, दैट इज इक्वल टू 120।
तो इसको हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो दो पार्ट में हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे। पार्ट 1, पहला पार्ट क्या हो गया हमारे पास, पार्ट नंबर 1, जो भी हमारे पास इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस था, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना था, 80, है ना। अब ये क्या होगा, 80 से वो जाएगा कहां पे, इफेक्टिव स्ट्रेस जो भी हमारा प्री कंसल्टेशन प्रेशर है दैट इज 120। तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ सीआर की वैल्यू रहेगी। तो आगे जो मुझे सेटलमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं, चेंज इन द सेटलमेंट 1 विल बी इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा, मतलब सेटलमेंट या फिर आप ऐसे बोल दो कि चेंज इन अल्टीमेट कंसल्टेशन, इस तरह से ना, और अल्टीमेट कंसल्टेशन विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, सीआर की वैल्यू कितनी है, यहां पे कितना आ जाएगा, सीआर मल्टीप्लाई बाय एच नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा, लॉग, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे लॉग में आ जाएगा, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी हमारे पास हायर वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाय जो भी लोअर वैल्यू है डिवाइडेड बाय द 80, है ना, यही चीज होती है ना, यही फॉर्मुला होता है ना, क्या होता है ये फॉर्मुला, सिग्मा 1 इस तरह से होता है डिवाइडेड बाय द सिग्मा इनिशियल, होता है कि नहीं। तो इनिशियल तो हमारे को पता है वो 80 है ना, और सिग्मा जो पी है, जो हमारे पास सी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल के। हम यही चाह रहे हैं ना कि सीआर देख रहे हैं हम, सीआर कहां तक पहुंच रहा है, तो हम बोल रहे कि सीआर सिर्फ और सिर्फ 120 तक ही पहुंचेगा, उसके बाद हम सीसी का इस्तेमाल करेंगे। तो बोल रहे कि 120 तक पहुंचेगा, तो 120 तक तो कैलकुलेट करो, तो 120 मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, फाइनल ले लिया। तो अगर जो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सीआर की वैल्यू कितनी है, आई कैन से कि 005 है, 0.05 है, मल्टीप्लाई में जो इनिशियल थिकनेस थी वो क्या है, इनिशियल थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर 4 मीटर है, तो यहाँ पे एच नॉट को क्या बोल सकता हूं मैं, 4 मीटर, तो आई कैन राइट इट विल बी 4 मीटर 1 प्लस ई नॉट, इनिशियल वॉइड रेशियो क्या है, इनिशियल वॉइड रेशियो है 0.90, 0.9, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 वैल्यू आ जाएगी। बस इसको कंप्यूट कर दो, सेटलमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको कंप्यूट करके वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कितने आ गई है, 0.0185 मीटर में आ गई। इसको एमएम में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 180.5 mm, क्लियर हो गया इस तरह से। तो ये फर्स्ट पार्ट की हमारे पास सेटलमेंट की वैल्यू आ गई। दूसरे पार्ट की क्या हो जाएगी, पार्ट नंबर 2 विल बी इक्वल्स, पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 के लिए किसके लिए वैल्यू करनी है, पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है, हमारे को क्या पता है कि 120 से अब वो फाइनल 180 तक जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या यूज होगा, सीसी का इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पे सेटलमेंट जो 2 आएगी, बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट ऑफ 2 आएगी, वो कितनी आएगी, एक तो सीसी की वैल्यू कितनी थी 0.04, 0.40 है ना, 0.40 थी, मल्टीप्लाई बाय एच कितना था 4 था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.9, तो 1.9 लिख दो सीधा, लॉग यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 120, कितनी आ जाएगी वैल्यू ओवरऑल, तो ये भी 1.5 ही आ जाएगी, है ना, ये भी 1.5 आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करो, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, S2 विल बी इक्वल्स टू 0.148 मीटर, एमएम में कन्वर्ट करो तो 148.4, ठीक है ना, पर एम। अब क्या करना है हमको, जो फाइनल सेटलमेंट है वो कैलकुलेट करो। इसकी कितनी आ गई 148.4 mm प्लस ऊपर वाली की कितनी थी 18, कितनी थी 18.5 थी, तो 18.5 जब इन दोनों को मल्टी प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है ना, पॉइंट कितनी आ गई, ये 9 आ गई, तो 9 पॉइंट कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया 1 आ गया, तो 166.9 जो है हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ओवरऑल सेटलमेंट आ गई। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या था, और फ्यूचर में आपने कितना लोड जो है वो लगाया। आपको 3 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओसी स्टेट में आपको क्या यूज करना है, सीआर का यूज करना है, एनसी स्टेट में यानी वर्जन कंप्रेशन कर्व में क्या करना है, आपको यूज एनसी का इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों चीजें तब पता लगेगी जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, अदरवाइज जो है वो नहीं पता लगेगी आपको, क्लियर हो गया, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम ये सब आपको क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एच नॉट हो गया, जैसे कि हमारे पास एच नॉट हो गया, ये हमारे पास इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, इन सबको हमको कैलकुलेट करना है। तो इन सबको डिटरमाइन करने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम किसी कॉलम की बात करें, किसी फुटिंग की बात करें, ठीक है, लेट अस एग्जांपल कि इंपॉर्टेंट है द डिटर्मिनेशन ऑफ द, किसकी डिटर्मिन करना है हमको, इफेक्टिव स्ट्रेस का डिटर्मिन करना है। यहाँ पे मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया, आपको ध्यान देने की बात क्या है कि हमको डिटर्मिन करना है, क्या डिटर्मिन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर जो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस को डिटरमाइन करना है ना, तो उसके लिए क्या है, स्टेप्स है। अब पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज टू डिटरमाइन द एच नॉट, क्या हमें डिटरमाइन करना है एच नॉट। और जैसे ही मैंने आपको एच नॉट के बारे में बताया था, तो यू विल बी रिमेंबरिंग कि एच नॉट क्या बोला था मैंने, इट इज द इनिशियल थिकनेस, क्या बोला था, इट इज द इनिशियल थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर बोला था कि नहीं। और कंप्रेसिबल लेयर को मैंने क्या किया था, 2 बार अंडरलाइन किया था। जब मैं कंप्रेसिबल लेयर की बात कर रहा हूं तो बताओ मुझे, थिकनेस ऑफ जो इनिशियल थिकनेस है ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर वो कौन सी होगी, क्या वो ये वाली होगी H1 होगी, क्या वो H2 होगी, बताओ, ये वाली होगी H2 होगी, कौन सी वाली होगी इसमें, तो डेफिनेटली कौन सी होगी, क्या वो H1 होगी कि H2 होगी। तो जिसने भी H1 बोला है ना, वो एक बात याद रखना कि हम H1 कभी नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, बिकॉज
हम इनिशियल थिकनेस तो फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो हमारी पूरी क्ले है यहाँ पे हम क्या देख, यहाँ पे कोई भी है ना, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थिकनेस देख रहे हैं उसकी, लेकिन किसकी, कंप्रेसिबल लेयर की। तो कंप्रेस कौन सी हो रही है, फुटिंग के कारण ऊपर से आने वाला जो भी हमारा सरचार्ज है, जो वर्टिकल लोड है, जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, उसकी वजह से जो हमारी सॉइल कंप्रेस हो रही है, वो सॉइल कौन सी है, ये इंटायरली पूरी क्या है, ये पूरी सॉइल है। हम क्या करते हैं, सॉइल की एक्सप्लोरेशन करते हैं। हमने क्या बोला कि यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, हमने यहाँ पे फुटिंग डाल दी, फुटिंग डाल दी। अब फुटिंग के ऊपर से आने वाला जो भी वर्टिकल लोड है, फॉर एग्जांपल एक कॉलम है और कॉलम के ऊपर, कॉलम के नीचे क्या है, हमारी फुटिंग है। अब इस फुटिंग की कोई ना कोई क्या रहेगी, डेप्थ रहेगी। तो जो डेप्थ रहेगी, डेप्थ ऑफ द फुटिंग रहेगी, वो क्या है, यहाँ पे डीएफ से रिप्रेजेंट किया, मान लेते हैं कि डीएफ से हमने रिप्रेजेंट किया, और वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि वो 4 मीटर पे हमने क्या दे दिया है, डीएफ की वैल्यू दे दी है। तो डीएफ आपको पता लग गया, ठीक है जी, हमें डीएफ पता लग गया। इनिशियल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर हमको पता करना है, तो कौन सी लेयर होगी, वो जो लेयर जो भी हमारी, फॉर एग्जांपल जैसे सैंड होगी, तो सैंड का वैसे जनरली पूछता नहीं है, क्योंकि सैंड की परमिटिविटी हाई रहती है और वहां पे जो आपको कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा लो देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द क्ले। तो वो जनरली किसके बारे में पूछता है, क्ले के बारे में पूछता है, ठीक है ना। तो वो क्या बोलेगा कि आपको बोलेगा कि फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि देखो ऊपर सैंड है, ऊपर सैंड है और नीचे क्या है, क्ले है। तो वो आपसे पूछेगा कि अब मुझे बताओ, सेटलमेंट बताओ मुझे कि क्ले में कितनी सेटलमेंट है। तो उसके लिए आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, H0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों H0 फाइंड आउट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मुले की डिमांड है। फॉर्मुले की डिमांड क्या है कि फॉर्मुला आप देखोगे तो यहाँ पे H0 जो है हमें रिक्वायर्ड है। तो H0 रिक्वायर्ड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि H0 कौन सा है। जो भी कंप्रेसिबल लेयर होगी, जिस भी कंप्रेसिबल लेयर के लिए वो आपको सेटलमेंट पूछ रहा है, तो वहीं की आपको लेंगे। फॉर एग्जांपल सैंड की पूछ रहा है, अगर नहीं पूछता है, अगर जनरली नहीं पूछता है वैसे, तो अगर सैंड की पूछ रहा है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि 4 मीटर की सैंड है और 3 मीटर की क्या है, क्ले है। तो आप क्या बोलोगे कि हमारे को सैंड के लिए कैलकुलेट करना है, तो सैंड क्या होगी हमारे पास, H0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर वो क्ले के लिए पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे कि H0 की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर है। क्लियर हो गया। तो H0 की चीजें आपको क्लियर होगी। दूसरा, अच्छा ये 3 मीटर है, ऐसे यही चीज है, मान लो 3 मीटर है और उसने बोला कि जो फुटिंग है, डेप्थ ऑफ जो फुटिंग है, मान लेते हैं कि वो कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है ना। अभी मैं क्ले के लिए बात कर रहा हूं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्ले दे रखी है, 3 मीटर की हमारे को क्ले दे रखी है, और हमारे को बोला है कि अब ढूंढो, अब तुम्हें H0 फाइंड आउट करना है। तो तुम कौन सा H0 लोगे, क्या वो तुम 3 mm लोगे, क्या वो 3 मीटर लोगे, या फिर वो 2 मीटर लोगे। डेफिनेटली आप H0 की वैल्यू क्या लोगे, 2 मीटर लोगे। क्यों, बिकॉज हम वो देख रहे हैं कि सॉइल कंप्रेस कहां हो रही है, सेटलमेंट कहां होगी, या यहाँ पे सेटलमेंट होगी, डेफिनेटली नॉट। फुटिंग के नीचे के ऊपर से आने वाला जो भी सरचार्ज है, उसकी वजह से हम सेटलमेंट देख रहे हैं। तो H0 कौन सी लोगे आप, H0 हमेशा H2 ही लोगे, फुटिंग के नीचे वाली लोगे। क्लियर हो गया इतना। H0 का पता लग गया आपको कि H0 हम क्या लेंगे, H0 जो होगा वो होगा हमारा H2, यानी जो भी फुटिंग के नीचे वहां पे H2 है, ठीक है। अब बाकी ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि मैं H0 के बारे में आपको थोड़ी सी देर के बाद में बताऊंगा, बिकॉज अभी जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद उससे बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमें क्या फाइंड आउट करना, हमको इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करना। इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस को हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। और इसको फाइंड आउट करना पड़ता है कहां पे फाइंड आउट करना पड़ता है, एट द सेंटर लेयर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, ऐसे बोल सकते हैं कि मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर पे हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या मतलब, चेंज इन इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अब आप बोलोगे इफेक्टिव स्ट्रेस, ये जो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस इसकी रिक्वायरमेंट का है, आप वही सब कुछ चीजें देखोगे जहां पे आपने फॉर्मुला लिखा है ना, वहीं पे लिखा है सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मुला है, तो यहाँ पे क्या है, द इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस वी हैव टू कैलकुलेट। और इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हमको ये कैलकुलेट करना पड़ता है सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर के लिए। कंप्रेसिबल लेयर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये फाइंड आउट करना पड़ता है। कंप्रेसिबल लेयर के लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर कौन सी होगी, सेंटर लेयर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर कौन सी है, कि ये जो थ्रू आउट हमारी लेयर है ना, ये हमारी क्या है, थ्रू आउट हमारी लेयर है। अब कंप्रेस कौन सी हो रही है, ये हो रही है। अब ये कंप्रेस हो रही है, तो हमें बताओ ये जो हमारे को इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कहां करूंगा, क्या वो मैं H0/3 पे करूंगा या H0/2 पे करूंगा, बताओ। डेफिनेटली आप H0/2 पे करोगे। H0/3 पे क्यों करोगे आप, किसमें कैलकुलेट करोगे आप, H0/2 पे ही आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियली इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो कहां पे कैलकुलेट करते हैं हम, सेंटर ऑफ द कंप्रेसिव लेयर या फिर मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। अच्छा, कंप्रेसिबल लेयर के बारे में आपको पता लग गया कि कंप्रेसिबल लेयर वही होगी जो फुटिंग के नीचे होगी। तो अगर जो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो जनरली क्या होता है ना, अगर मैं ये सेंटर या फिर मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर क्यों लिया मैंने, ये जैसे मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करता हूं ना, इनिशियली इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब क्या है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फुटिंग नहीं थी, जब फुटिंग नहीं थी, तो ड्यू टू द सेल्फ वेट जो इफेक्टिव स्ट्रेस था वो सॉइल पे क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट, खुद की वजह से होगा उसका इफेक्टिव स्ट्रेस। और वो क्या करता है, धीरे धीरे इतना समय के साथ बढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल समय के साथ नहीं, टाइम के साथ नहीं, डेप्थ के साथ क्या करता है, वेरी करता है। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे 0 होगा, सर्फेस पे है, सर्फेस के बीनीथ आ जाऊंगा और फिर मैं डीएफ पे देखता हूँ, मान लेते हैं फुटिंग पे देखता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो भी हमारा यूनिट वेट होगा, यूनिट वेट के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी उसकी डेप्थ होगी।
ठीक है ना। अब जैसे जैसे हम डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, आपको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है, वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे क्या था, यूनिट वेट इंटू दी 4 मीटर। धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमको पता है कि ये जो हमारी सेंटर लेयर, ये क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। इसको आप पूरा लिखना, ठीक है ना, क्योंकि बाद में समझ नहीं आती है चीजें। अभी तो आपको समझ आ रही है, मैं बता रहा हूं, बाद में नहीं समझ में आती, इसलिए लिखना जो है वो पूरा है आपको। राइट नाउ अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं डेप्थ के साथ जो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है उसका इंक्रीमेंट। जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे नीचे जाते जा रहे हैं ना, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। अब क्या है कि कई लोग क्या करेंगे, वो इस पॉइंट पे देख सकते हैं, वो इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे आंसर क्या करेंगे, वेरी करेंगे। सो उन्होंने बोला कि हम ना एक ही ऐसा पॉइंट लेते हैं, हम ना एवरेज आउट कर देते हैं। हमने बोला कि जो डेप्थ है वो डेप्थ की वेरिएशन के साथ हमारा इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है। हम क्या कहते हैं, हम एक एवरेज पॉइंट लेते हैं जहां पे हम क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम ना मिडल लेयर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर पे देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एवरेज आउट हो जाता है। जिसकी वजह से ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेरिएशन जो है इफेक्टिव स्ट्रेस की विद द डेप्थ, वो क्या करिए, इंक्रीज कर रही है। जैसे आप देखोगे ना, ये हमारी इंक्रीज करिए, यहाँ पे कुछ वेट था, फिर यहाँ पे कुछ और वेट था, फिर यहाँ पे और कुछ और वेट था, तो इस वजह से। तो ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि हमारे को सबसे पहले इनिशियल हमारे को थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर फाइंड आउट करनी है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, हमारे को इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, कहां पे, सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल मिडल लेयर के। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, जब हम सेंटर या फिर मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर बात करें, तो यहां पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस होगी फ्रॉम द फुटिंग वो कितनी होगी। अगर ये h0 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी h0/2 हो जाएगी, है ना। और उसको मान लेते हैं कि मैं उसको z से रिप्रेजेंट करूं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ठीक हो गया। दूसरा, अब हम जब बात करते हैं ना चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की। अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस जनरली होता क्या है, स्ट्रेस जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द एरिया, फोर्स अपॉन द एरिया, फोर्स अपॉन द क्या होता है, एरिया। अब हम जब फुटिंग की, यहां से जो फुटिंग का जो स्ट्रेस आ रहा है ना, अब मुझे बताओ कि जैसे जैसे मैं डेप्थ के साथ नीचे नीचे जाता जाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जैसे जैसे मैं डेप्थ के साथ नीचे जा रहा हूं ना, तो बताओ मुझे जो फुटिंग का जो स्ट्रेस है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, है ना, पूरी सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी वजह से सेटलमेंट होती है। अब जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब वो हम सॉइल में डेप्थ की तरफ को जाते हैं और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं, तो बताओ इसका जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप फुटिंग का स्ट्रेस देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फुटिंग का स्ट्रेस इस पॉइंट पे देख रहे हो, यहां पे ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा या फिर यहां पे ज्यादा होगा, कहां पे मैक्सिमम होगा और कहां पे मिनिमम होगा। तो जब भी हम इस तरह से देखते हैं ना, हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जो हमारा स्ट्रेस है ना, ऊपर से आने वाला जो भी हमारा फुटिंग का स्ट्रेस है, ये क्या कर रहा है, फुटिंग का, सिर्फ फुटिंग का, वो क्या कर रहा है, वो ना डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे जा रहे हैं ना, हमारा क्या हो रहा है, डेप्थ के साथ साथ जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी है ना, वो कम होती जा रही है। क्या हो रही है, स्ट्रेस की इंटेंसिटी कम हो जाती जा रही है। क्यों, क्योंकि यहां पे मान लो मैक्सिमम था और यहां पे धीरे धीरे नीचे आते हुए तो क्या हो जाएगा, ये मिडल पे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये मिनिमम पे हो जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे नीचे जा जाएंगे ना, इस फुटिंग का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आप समझ रहे हो ना एक चीज जो भी मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड होगा, है ना, माइल्ड बोल सकते हैं, फिर और नीचे नीचे जाएंगे तो लोअर हो जाएगा, फिर और नीचे जाएंगे तो वेरी लो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, हमारा जो फुटिंग का है, नीचे से जो हमारा स्ट्रेस है ना, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, डेप्थ के साथ डिक्रीज होती रहती है, जैसे जैसे आप फुटिंग की देखते हो, ठीक है ना। ये दूसरा, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। ये इफेक्टिव स्ट्रेस किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो यहाँ पे सेल्फ वेट ज्यादा होगा कि यहाँ पे सेल्फ वेट ज्यादा होगा सॉइल का, डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ वेट ज्यादा होगा। लेकिन फुटिंग का जब आप देख रहे हो तो फुटिंग का यहाँ पे वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये चीज तो हमको मालूम होगी कि हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, डेप्थ में हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे हमारी डेप्थ, हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेस ड्यू टू द फुटिंग, स्ट्रेस ड्यू टू द फुटिंग क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फुटिंग क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है उसकी इंटेंसिटी, डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी। इतना चीज हमारे को क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, अब बढ़ते हैं कि क्या ऊपर से आने वाला जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ऊपर से आने वाला जो हमारा फोर्स है, क्या क्यू हम चेंज कर रहे हैं, नहीं, हमने तो कोई क्यू चेंज नहीं किया। क्या मैं फुटिंग की शेप चेंज कर रहा हूं, क्या मैं फुटिंग में आने वाली कोई भी चीज है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, नहीं। तो क्यू भी कांस्टेंट है और हमारा फुटिंग भी कांस्टेंट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारा स्ट्रेस है वो नीचे नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, उसकी स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। जब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रेस की डिक्रीमेंट होने की वजह क्या है, क्योंकि एरिया जो है वहां पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ रहा है, आप ये देखो कि हमारा स्ट्रेस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे वही चीज को दिखाता है कौन, हमारा ट्रेपेजॉइडल मेथड। ट्रेपेजॉइडल मेथड में क्या करते हैं कि फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग से लेकर नीचे नीचे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है।
तो एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये जो एरिया है आपको पता है कि ट्रेपेजॉइडल में क्या होता है, ऊपर एरिया स्मॉल होता है, नीचे नीचे क्या करता रहता है, वो इंक्रीज करता जाता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल मेथड का इस्तेमाल किया है और हम बोल रहे हैं कि फुटिंग के बेस से सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर तक आप लाइन खींचोगे, और वो किसमें खींचोगे, एज अ ट्रेपेजॉइडल के फॉर्म में खींचोगे। क्लियर हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होता है, वो रेशियो में होता है 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल के रेशियो में होता है ना, वो 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल के रेशियो में होता है, अगर जो क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। लेकिन हम जनरली क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 1/n लिख रहे हैं, 1:n लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहां से अगर जो मुझे बेस की विड्थ निकालनी हो तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, डेफिनेटली हमें क्या पता है कि अगर ये n है, अगर ये क्या है n है, और ये क्या है, ये है z, ये चीज मैंने यहां पे लिखी है, ये है n है और ये z है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा इसका, nz हो जाएगा। वैसे ये भी यही है ना, जो स्लोप है वो क्या है 1n है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, इट विल ऑल्सो nz, है ना। और ये क्या है, इट इज द बेस विड्थ ऑफ द फुटिंग, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, हमारा b हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। मैं क्या बोल रहा था अभी कि जो हमारा लोड, अगर जो हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको सबको मैं बता देता हूं पहले, क्या है कि हमको ये देखना पड़ेगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट द लोड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड स्टेप क्या है, द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड स्टेप इज द LOAD, लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 1:n की स्लोप है। क्लियर हो गया। अच्छा, वी नो दैट कि चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट कि फोर्स पर यूनिट द एरिया लिख सकता हूं। क्या इसमें कोई गड़बड़ है, नहीं। ठीक है, फोर्स क्या हो गया, अगर जो मैं देखूं तो फोर्स क्या हो गया, यहां पे फोर्स आ गया हमारे पास। यहां पे देखो, अगर ऊपर से आने वाला हमारा जो क्यू है, फॉर एग्जांपल लेट अस जस्ट अज्यूम कि जो ऊपर से आने वाला हमारा क्यू है वो कोई भी वैल्यू दे दी है मेरे को, मान लेते हैं कि किलो पास्कल में मेरे को वैल्यू दे दी है, तो डेफिनेटली अगर जो फोर्स की वैल्यू मुझे किलो पास्कल में दे दी, या फिर क्या बोल सकते हैं किलो न्यूटन मीटर में दे दिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर जो मुझे वैल्यू दे दी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स की यूनिट्स क्या होते हैं, किलो न्यूटन, है ना, न्यूटन होते हैं, फोर्स की यूनिट्स किलो नहीं होते, न्यूटन होते हैं। तो यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मान लेते हैं कि अगर जो वो क्यू के फॉर्म में दे रहा है, अगर वो किस में दे रहा है, क्यू के फॉर्म में दे रहा है, तो मुझे उससे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो तो सही रहे, है ना, तो वो तो सही रहे, तो उसके लिए मुझे उसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय जो आपने एरिया निकाला है किसका, स्ट्रेस ड्यू टू जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है ना। अब ये एरिया कौन सा वाला आपको लेना पड़ेगा, क्या वो फुटिंग का एरिया लेना पड़ेगा, डेफिनेटली नॉट। आपको एरिया किसका लेना पड़ेगा, यहां पे आप एरिया किसका लोगे, यहां पे लोगे आप फुटिंग का एरिया, किसका लोगे, फुटिंग का एरिया लोगे, जो भी फुटिंग होगी। फॉर एग्जांपल आपको रेक्टेंगुलर में दिया है, तो यू कैन राइट कि B into L विल बी द एरिया ऑफ दैट फुटिंग, है ना। अब नीचे जो यूज होने वाला एरिया है वो समझना आपको इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज सो आई वाज टेलिंग यू कि हमारे को यहां पे जो एरिया यूज करना है वो कौन सा करना है, जो भी फुटिंग का एरिया होगा। फॉर एग्जांपल आपको रेक्टेंगुलर दिया है तो B into L into फलाना डिम करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू, ये वाला एरिया लिखना है हमारे, नीचे वाला एरिया लिखना पड़ेगा। क्यों, अच्छा मैंने ये चीज किया क्यों, बिकॉज फोर्स का यूनिट है न्यूटन, दे किसमें रखा है हमारे, न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर में दे रखा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में, दैट इज वाई हमको इसमें करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर जो आपको क्यू की जो ओवरऑल वैल्यू है वो किलो न्यूटन में ही दे रखी है सिर्फ और सिर्फ, एंड देयर इज नो मीटर स्क्वायर, तो आप सिंपली क्या करोगे, यू विल नॉट राइट एरिया ओवर एरिया। क्लियर हो गया। आपको ये जो है छोटे मोटे पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए, बिकॉज आप क्या करते हो यहीं पे गलती करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू, हमको चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस देखना, बिकॉज एरिया जो है वो बड़ा है। अब एरिया किसका फाइंड आउट करना है हमको, क्वेश्चन तो ये उठता है, जो ट्रेपेजॉइडल का एरिया ना वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि इसकी बेस विड्थ आपने कैलकुलेट कर दी, हाँ अभी तो हमने कैलकुलेट कर दी, वो कितनी आ गई, B + 2nz कर दी कैलकुलेट, है ना। अच्छा रेक्टेंगुलर है तो इसका ना पिछली साइड जो ट्रेपेजॉइडल है, ये तो B हमारा सामने विड्थ हो गया, लेंथ भी तो होगी इसकी पीछे को, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी तरह से आएगा, देखो ये तो चेंज नहीं होगा, स्लोप तो सेम ही है, तो स्लोप क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी। तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, L + 2nz आएगा। समझने की कोशिश करो ना कि L + 2nz आएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आया, तो वैसे ही L में भी आएगा, तो B की जगह पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया। अब एरिया कैसे लिखोगे आप, यू विल राइट ओवर हियर कि B + 2nz प्लस nz। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट टास्क है कि nz क्यों लिखा हमने, जो भी हमारे पास nz है ना, जनरली आपको अगर जो नहीं दिया होगा ना, फॉर एग्जांपल इफ द लोड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दो नोट पॉइंट, अगर आपको इफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं दिया होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन, तो आप क्या ध्यान में रखोगे, अज्यूम करना पड़ेगा आपको, क्या अज्यूम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल जो है वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो इस केस में जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 आएगी, है ना। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि n की वैल्यू यहां पे 1/2 आएगी। z जो मैंने यहां पे लिया है वो क्या है, वो h0/2 है, और h0 क्या है, जो इसकी कंप्रेसिबल लेयर होगी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि h2 अगर जो मान लो कि 4 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी है, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
तो यही चीजें छोटी मोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी वही यूज होगा। 2nz का मतलब ये नहीं कि यही इसका फॉर्मूला है, ये नहीं है, ये एक तरीका है बताने का, ठीक है ना। तो और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास, l प्लस 2nz, ठीक है ना, समझ में आया आपको। तो आप इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो। अगर ये किलो पास्कल किलो न्यूटन में आया, इफ अगर ये इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे को गिवन है किसमें, फोर्स पर यूनिट एरिया, हमारे को किसमें गिवन है, मान लेते हैं कि किलो न्यूटन में गिवन है, तो कुछ भी किलो न्यूटन में आएगा तो हम वहां पे बोल देंगे कि भाई क्यू डिवाइड बाय एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करना, b प्लस 2nz, है ना, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, n प्लस 2nz आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, है ना। और एट दी एंड हमारे को क्या निकालना है, सेटलमेंट निकालनी है। तो सेटलमेंट का जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन जो सेटलमेंट है यानी डेल्टा एच है, वो किसके बराबर है, h0 के। h0 की वैल्यू आपको पता लगी, मल्टीप्लाई बाय cc के, वो हमारे को लैब से मिल जाती है, उसकी टेंशन लेनी, प्लस E0 भी हमारे को लैब से मिल जाएगी। लॉग हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, या तो देखो वो आप ऐसे करो, आप फाइनल में लिख दो, है ना, फाइनल डिवाइडेड बाय जो इनिशियल है उसकी फॉर्म में लिख दो, है ना, या फिर किस में लिख दो, या तो आप इस फॉर्म में लिख दो, अदरवाइज आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि चेंज इन जो हमारे पास इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस था प्लस जो हमारे पास चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस था डिवाइडेड बाय जो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस था। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस वाले पर्टिकुलरली इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अगर हमारे को ट्रेपोजाइडल होगा तो आपको पता है कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। ट्रेपोजाइडल क्यों लिया है हमने, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे उसकी इंटेंसिटी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज करिए उसकी इंटेंसिटी। तो उसको शो करने के लिए मैंने एक ट्रेपोजाइडल मेथड का इस्तेमाल किया, जहां पे मैं जानता हूं कि एरिया जो होता है, बेस होता है जो, वो इंक्रीज होता है, उसके टॉप से नीचे वाला इंक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या है कि हम यहाँ पे जो स्ट्रेस का इंटेंसिटी है ना, उसको दिखाने के लिए हम ट्रेपोजाइडल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3-4 मेथड है इसके, 3-4 पॉइंट है। h0 फाइंड आउट करो, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करो, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फाइंड आउट करो, और चौथा क्या है, सेटलमेंट को कैलकुलेट करो। समझ में आया आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट? अच्छा, अब मैं आपको बताता ना कि मैं h0 के बारे में आपको और 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम उसमें यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया जिससे आपकी क्लैरिटी जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर से कोई भी कॉलम है, उस कॉलम की वजह से आने वाला जो भी हमारे पास क्या है, क्यू है, वो क्यू हमारे को गिवन है क्वेश्चन में कि भाई क्यू जो है वो यहाँ पे फुटिंग की विड्थ वगैरह सब कुछ दे दिया आपको, है ना, फुटिंग की क्या दे दिया, विड्थ वगैरह आपको सब कुछ दे दिया यहाँ पे कि विड्थ ऐसी है, इसकी डीएफ की वैल्यू इतनी इतनी है, ठीक है ना। और बोला है कि 2 लेयर है, पहली लेयर क्या है, सैंड की लेयर है, और दूसरी लेयर क्या है, क्ले की लेयर है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में हमको जरूरी करके ये बोला है कि फाइंड आउट द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन क्ले, क्ले में फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि यहां पे मैं 2 चीजें देता हूं आपको, ठीक है ना, 2 चीजें देता हूं कि एक तो ये हो गया हमारे पास, लेट अस अज्यूम ये हो गया एक, तो आपको वो चीज तो मालूम होगी ना h0 क्या होता है, और ये वाली चीज, ठीक है ना। 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमको यहां पे दे दी है, ऐसे करके दे दिया हमको। तो बताओ h0 की वैल्यू क्या होगी यहां पे, व्हाट विल बी द h0 वैल्यू, डेफिनेटली h0 की वैल्यू क्या होगी, h2 होगी, h1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी h1, क्योंकि क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली अगर ये बोल रहा है कि आपको अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट फाइंड आउट करनी है क्ले के लिए, तो आप स्पेशली किसके लिए फाइंड आउट करोगे, सिर्फ क्ले के लिए फाइंड आउट करोगे। आप क्यों जानबूझ के कुछ और कैलकुलेट करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ किसकी फाइंड आउट करोगे, क्ले की। आप क्या करोगे, h0, बिकॉज h0 है क्या, वो है इनिशियल थिकनेस, ठीक है ना, इनिशियल थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, कंप्रेसिबल लेयर। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वो h0 की बारी, अगर जो वो क्ले के बारे में पूछे तो आपको क्ले की ही बात बतानी है। अगर जो वो पूछ रहा है हमारे से कुछ और सैंड के लिए पूछे तो आपको जनरली सैंड के लिए देखनी है, पर जनरली वो पूछता नहीं है। तो यहाँ पे h0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h0 की वैल्यू हो जाएगी h2 हो जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है ना, तो दिक्कत की बात तो नहीं है। अब मान लेते कि यहाँ पे ऊपर तो सैंड था ही था, यहाँ पे हमने मान लिया कि नीचे भी सैंड है। लेट अस जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे नीचे भी क्या है, सैंड है, यहाँ पे भी क्या है, सैंड है, नीचे भी क्या है, यहाँ पे सैंड है। तो बताओ अब h0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h0 की वैल्यू h2 ही रहेगी। h0 की वैल्यू वो नहीं हो जाएगी, हाफ नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी h0 है वो है क्या, वो इनिशियल थिकनेस है ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, उसकी ड्रेनेज पे थोड़ा ना डिपेंड कर रहा है। आप अगर जो सोच रहे हो कि ऊपर से भी पानी निकल रहा है, नीचे से भी पानी निकल रहा है, तो h0 जो है वो h0 बेसिकली, h0 क्या है, वो इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल थिकनेस है कंप्रेसिबल लेयर की। क्या मैं h0 को ऐसे बोल रहा हूँ कि लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ है, तो ये चीज तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो h0 को आप h0/2 नहीं कभी मानोगे, पहली बात। क्लियर हो गया। दूसरा, मान लेते कि क्वेश्चन आपको बोला है कि फाइंड आउट द क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां पे बात की थी इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो वो हो रहा है कि फाइंड आउट द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। तो बताओ फिर h0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ क्वेश्चन सेज कि फाइंड आउट द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, तो बताओ क्या हो जाएगी h0 की वैल्यू, फिर भी वो h0 की वैल्यू क्या रहेगी, h2 ही रहेगी। क्यों, बिकॉज
बिकॉज एच नॉट है क्या, ये समझना इंपॉर्टेंट है, इनिशियल थिकनेस ऑफ अ कंप्रेसिबल लेयर। आप उसमें चाहे कुछ भी ऐड करो, आपको जो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर फाइंड आउट करनी है मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर के लिए, तो अभी हम वही तो देख रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया कि अभी हमने वही तो देख रहे थे, हम ये चीज देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी कंप्रेसिबल लेयर तो है, ये भी हम किस में देख रहे हैं, मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर पे ही हम फाइंड आउट क्या करें, इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको अगर जो क्वेश्चन में लिखा है मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर, तो कंप्रेसिबल लेयर तो ये होगी, मिडल कौन सा हो गया, H0/2 हो गया। यहीं पे तो हम सारे इफेक्टिव स्ट्रेस देख रहे हैं, हम क्या यहाँ पे H0 नीचे जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे ना। जो हम ट्रेपेजोइडल का देख रहे हैं वो भी हम किस में देख रहे हैं, मिडल लेयर पे। तो सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर हो, मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर हो, आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, H0 ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज। समझ में आया ना आपको जो मैं बता रहा हूं आपको। अब H0/H0 हम यहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अच्छा ये H0 जब हमारा आएगा तो वो कहां से आएगा, जो हम ट्रेपेजोइडल ड्रॉ कर रहे थे वो कहां से आएगा, वो बेस ऑफ द फुटिंग से लेकर इसकी मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर तक जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और इसका अब हाफ हो जाएगा, इसकी जो भी डिस्टेंस होगी, जो भी यहां से लेकर यहां तक जो है z है वो चीज होगी, फिर उसकी वजह से हमारा बेस विड्थ आएगा, फिर लेंथ भी आएगी, फिर वैसे बहुत सारी कैलकुलेशन जो है वो होगी। पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि H0 विल नेवर चेंज, ठीक है ना। वट एवर जो कोई केस है वो H0 ही रहेगी। क्ले बोला है तो क्ले की देखनी है, सैंड की नहीं देखनी, किसी और की नहीं देखनी। उससे नीचे क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ऊपर क्या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फुटिंग के नीचे है डेफिनेटली तो हमारे को फर्क पड़ता है। क्वेश्चन में क्ले बोला जाए क्ले फाइंड आउट करना है, सैंड बोला जाए तो सिर्फ सैंड ही फाइंड आउट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर जो सैंड बोला जाता तो यहाँ पे मिडल ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक है ना वो अगर जिसने रूल फॉलो किया है ना उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए सब कुछ इजी है। पर जिसने रूल फॉलो नहीं किया ना उसके लिए दिक्कत है। बस H0 पता होना चाहिए, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस को पता होना चाहिए हमको, और जो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है वो हमें को पता होना चाहिए। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला कि हमको इनिशियल जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है, बताओ जो हमारा यूसीएस है क्या वो, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे बोला, जैसे कि हमने नीचे बोला यहाँ पे कि जो हमारे को यूसीएस है, बताओ जो डेल्टा एच है, जो हमारे पास डेल्टा एच है, क्या उसकी वैल्यू हाई होगी सैंड के लिए या फिर वो हाई होगी फॉर द क्ले के लिए, बताओ। तो यू नो वेरी वेल कि जो सैंड की हमारी परमेबिलिटी रहती है वो जनरली हाई रहती है ना, और क्ले की परमेबिलिटी क्या रहती है, जनरली हमारी लो रहती है। और क्ले की जो हमारी सीसी की वैल्यू है वो जनरली क्या रहती है, हाई रहती है ना, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में बहुत सारा वॉल्यूम का क्या होता है इसमें चेंज होता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। तो डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट अल्टीमेट कंसोलिडेशन जो है हम अचीव कर सकते हैं, और वो डिफरेंट टाइप से वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सॉइल है, मान लेते कोई भी हमारे पास सॉइल है, उसमें मान लेते कि एक तो है देखो टू वे ड्रेनेज, क्या है टू वे ड्रेनेज, और एक तो है वन वे ड्रेनेज। तो बताओ मुझे अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट किसमें ज्यादा होगी। तो जिसने भी बोला है टू वे वन वे दोनों ही क्या है, गलत है। क्यों? बिकॉज आपने नाम नहीं सुना, मैंने हमेशा जो है नोटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। आप जब अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट बोलते हैं ना तो वो टू वे या फिर वन वे पे नहीं डिपेंड करती। क्यों? बिकॉज टू वे से क्या होगा, हमारा पानी जल्दी निकल जाएगा बाहर। वन वे से क्या होगा, हमारा वन वे से पानी जो है वो थोड़ी देर बाद निकलेगा। लेकिन मुझे तो ऐसी फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल अगर मैं सैंड में टू वे दे दूं या फिर क्ले में मैं टू वे दे दूं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कब, जब हम बात करेंगे उसकी अल्टीमेट जो उसकी कंसोलिडेशन है, यानी कितना वो पानी बाहर निकलेगा और कितनी उसमें सेटलमेंट जो है अल्टीमेटली देखने को मिलेगी। फाइनल सेटलमेंट जो है वो वे पे नहीं, वो तो फास्ट होगा ना। टू वे अगर करेंगे तो फास्ट पानी बाहर निकलेगा, वन वे आप करोगे तो वहां से वन वे से पानी जो है फास्ट निकलेगा। लेकिन इट विल नॉट डिपेंड अपॉन दी टू वे या फिर वन वे, तो लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखना जैसे हम बोलेंगे इसको, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो किस किस पे डिपेंड करता है, मान लो कि इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है ना, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हाई है और इसकी थिकनेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो इन पे भी डिपेंड करता है ना। इनिशियल थिकनेस पे भी मान लेते एक का वॉइड रेशियो ज्यादा है जैसे सैंड का है, और दूसरे का वॉइड रेशियो क्या है, कम है, तो इस वॉइड रेशियो पे भी डिपेंड करेगा कि सैंड का वॉइड रेशियो ज्यादा है तो वहां पे जो हमारे को अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो जनरली कम देखने को मिलेगी। लेकिन क्ले में अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है मुझे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उसकी वॉइड रेशियो पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियली वॉइड रेशियो कैसा रहेगा उसका, उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। छोटी सी थिकनेस होगी तो वहां पे अल्टीमेट कंसोलिडेशन बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना। बड़ी थिकनेस होगी तो वहां पे आपको जल्दी देखने को मिलेगा क्या, अल्टीमेट कंसोलिडेशन। मतलब जल्दी नहीं, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है रिलेटेड टू डेल्टा एच। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो डेल्टा एच है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। यानी जो हमारा फर्स्ट है दैट इज द अल्टीमेट कंसोलिडेशन जो सेटलमेंट है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन जो हमारी सेटलमेंट है, कंसोलिडेशन जो हमारी सेटलमेंट है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। दैट इज डेल्टा एच को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, है ना, अभी तक हम इससे करें तो अभी भी इसी से करते हैं। पहली बात तो जो हमारा एच नॉट होता है उस पर डिपेंड करता है, ई नॉट पे डिपेंड करता है। अब ये दोनों की नोटेशन आपको पता है कि एच नॉट क्या है, इट इज द इनिशियल थिकनेस ऑफ, यस बहुत अच्छी बात, साथ में हमेशा याद रखना, ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। ई नॉट क्या हो गया, इट इज द इनिशियल वॉइड रेशियो, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो इन पे भी मैटर करता है। दूसरा क्या है, हमारा जो डेल्टा एच है, अब हमने बोला था कि देखो जो जनरली हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, तो फुटिंग की वजह से आने वाला जो भी स्ट्रेस है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना।
अब ये चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हुआ है, उसकी वजह से सेटलमेंट कितनी होगी, वही तो हम ये पूरे चैप्टर में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो भी मैटर करता है। अगर जब मैं अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि इट आल्सो डिपेंड अपॉन दी चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है कि डिफरेंट स्टाइल की डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी होती है और डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो उस पर भी मैटर करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी पे भी मैटर करता है, या फिर इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, आई कैन राइट कि ये कंप्रेसिबिलिटी भी मैटर करता है इसकी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, जैसे कि सीसी हो गया, एवी हो गया और उसका एमवी हो गया, उस पर भी क्या करता है, ये हार्डली डिपेंड करता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सेम सॉइल लेता हूं, ठीक है ना, ये वही सॉइल हमारी सॉइल नंबर 1 है और ये भी क्या है हमारे पास सॉइल नंबर 1 है, एक ही सॉइल से 2 बैच निकाल दिया। यहां पे भी मैंने मान लेते 10 किलो न्यूटन का ऊपर से लोड लगा दिया और यहां पे मैंने 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। तो बताओ मुझे, क्या डेल्टा एच जो है वो डिफरेंट होगा कि वो सेम होगा? बताओ, सेम सॉइल है, सेम वॉइड रेशियो है, सेम एच नॉट है, सेम सब कुछ है, तो इन ये जब सब कुछ सेम है तो इसका सीवी भी सेम है, एवी भी सेम है, एमवी भी सेम है, इसका डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अल्टीमेट कंसोलिडेशन जो है वो सेम रहेगा फॉर द सेम सॉइल के लिए। और जब हम बोलेंगे सेम लोडिंग सेम सॉइल के लिए, तो हम बोल सकते हैं इफ सॉइल इज बीइंग लोडेड, इफ सॉइल इज बीइंग लोडेड विद द सेम वेट, लोडेड विद द सेम वेट for the same soil, delta H will be same for both, will be same for both the soil, या फिर बैच होगा ना, both the soil। समझ में आया आपको? तो डेल्टा एच के बारे में आपको सब कुछ नॉलेज हो चुकी है। क्या आप डेल्टा एच को देखोगे तो आप बोल सकते हो कि 2 वे या फिर जो 1 वे, बताओ किस में होगा ज्यादा? यस, अभी भी अगर जो किसी ने गलत किया होगा तो वो दोबारा से जाके देखो एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, हमको डिटरमाइन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द हमने कंसोलिडेशन कर लिया प्राइमरी, अब कौन सा बचा हमें, हमको अब जो फाइंड आउट करना है वो है सेकेंडरी सेटलमेंट, ठीक है ना। लास्ट और आखिरी टॉपिक है, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेकेंडरी सेटलमेंट, ठीक है ना। कब होती है ये? जब हमारी प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होती है किसी भी सॉइल के सॉलिड्स की, जब उस पर कोई भी क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट लोड लग रहा है, इसको हम क्रीप से भी डिनोट करते हैं, लेकिन उसकी सेटलमेंट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, जैसे कि H100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E100 log T अपॉन T100। H100 क्या हो गया, थिकनेस ऑफ द सॉइल आफ्टर 1 कंसोलिडेशन, सेकेंडरी तभी शुरू होता है जब 1 कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है, इतनी चीज हमें को पता है। तो H100 क्या हो गया, थिकनेस ऑफ द सॉइल, यानी अल्टीमेट कंसोलिडेशन, यानी जो हमारा फर्स्ट कंसोलिडेशन है ना, जब हमारा फर्स्ट डिग्री कंसोलिडेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम H100 बोलेंगे। E100 क्या हो गया, वॉइड रेशियो, जब हमारा क्या हुआ, फर्स्ट कंसोलिडेशन कंप्लीट है, क्लियर हो गया। T100 क्या हो गया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 100% ऑफ द कंसोलिडेशन, जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होगा ना कि हमको 100% ऑफ द कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज बीइंग नोन एज द T100। T क्या हो गया हमारे पास, टाइम एट विच द सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड।